साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमपीएससी कैंपस पर। देखिएगा, लास्ट वीडियो में हमने विकास और अभिवृद्धि में अंतर पढ़ा था कि किस प्रकार से अभिवृद्धि विकास का एक पार्ट होती है और उन दोनों में क्या अंतर है। तो जहां हमने अभिवृद्धि के बारे में ये डिस्कस किया कि जो वृद्धि हमें दिखाई देती है या जिसकी माप तौल की जा सकती है वह अभिवृद्धि है, और विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक इस प्रकार का जो विकास होता है उसे पढ़ा जाता है। और विकास में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, तो आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों की लुप्तता, फिर नए चिन्ह शरीर में आते हैं। इस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो में ये टॉपिक पूरा किया था। आज हम अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, तथा साथ ही बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक में, हमारे इस वीडियो में विकास के सिद्धांत और विकास की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले विकास के सिद्धांत, या यूं कहें अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। सबसे पहले देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विकास की दिशा का सिद्धांत। तो देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास दो क्रमों में होता है, यानी दिशा के अनुसार विकास के कितने क्रम होते हैं? दो क्रम होते हैं। नंबर एक, सिफेलोपोडल। पहला क्या है? सिफेलोपोडल। क्या होता है सिफेलोपोडल? मतलब सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, सिर से पैर की ओर। इसका मतलब है कि किसी भी बालक का, चाहे वो किसी भी देश काल वातावरण में रह रहा हो, उसका जो विकास है किससे किस ओर होगा? सिर का विकास पहले होगा और पैरों का विकास बाद में होगा। ये सिद्धांत है। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी प्रकार के माहौल वातावरण में किसी भी बालक का अगर विकास है तो वो सिर से पैर की ओर ही होगा। इसे क्या कहा जाता है? सिफेलोपोडल कहा जाता है। दूसरा जो विकास है उसे कहते हैं, जो दूसरा क्रम है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल इसका मतलब है कि जो विकास है वो केंद्र से सिरों की ओर होता है, या यूं कहें अंदर से बाहर की ओर होता है। केंद्र से सिरों की ओर, या यूं कहें बाहर की ओर विकास होता है। तो ये था विकास का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास की क्रिया है, यानी किस उम्र में किस प्रकार से जो विकास होता है, उसमें देखते हैं प्रथम महीने में क्या स्थिति बनती है। तो पहले महीने में
बालक क्या करना है, क्या करता है, कौन सी क्रिया करता है? तो प्रथम माह में बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है, सिर उठाना, ये प्रथम माह की क्रिया है। उसके बाद तीसरे महीने में बालक की विकास की क्रिया में कुछ अंतर आता है और तीसरे महीने में बालक जो है गतिशील वस्त्रों पर नेत्र नियंत्रण करता है। तो तीसरे महीने में क्या होता है? गतिशील वस्तुओं पर नेत्र नियंत्रण, माने गतिशील वस्तुएं हैं उनको भी देख पाता है। इतना विकास तीसरे महीने हो जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रिया की। तो अगली क्रिया बालक 5वें महीने में सहारा देने पर बैठता है, उसको थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो बैठ जाता है। 5वां माह, सहारे से बैठना, ये क्रिया 5वें महीने होती है। इसके बाद 6वें और 7वें महीने में 6वां माह या 7वां माह की स्थिति में क्या होता है? वो बिना सहारे के बैठता है, बिना सहारे के बैठने लगता है। उसके बाद 7वें या 8वें महीने में वो सहारे के साथ खड़ा होता है। 7वें 8वें माह क्या होता है? बिना सहारे, बिना सहारे खड़े होने की कंडीशन किस माह में बनती है? 7वें या 8वें महीने में बनती है। उसके बाद बिना सहारे खड़े होने की स्थिति के लिए 9वां और 10वां महीना होता है। बिना सहारे खड़े होने की कंडीशन है वो किस माह में होती है? 9वें और 10वें महीने में होती है। अब हम देखते हैं प्रथम वर्ष की स्थिति। प्रथम वर्ष में क्या होता है? बालक बिना सहारे के चलना सीख जाता है। तो बिना सहारे के चलने के लिए पहली वर्ष है, प्रथम वर्ष होती है। उसके बाद दूसरे वर्ष में क्या स्थिति बनती है? दूसरा वर्ष। दूसरे वर्ष में जो बालक है वो दौड़ना प्रारंभ कर देता है, कुछ तेजी से चलना प्रारंभ कर देता है। तो दौड़ना और साथ में टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचना। दौड़ना और टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचना। इसके बाद तीसरे वर्ष से लेकर के और चौथे वर्ष की कंडीशन यानी 3 व 4 वर्ष देखते हैं। 3 वर्ष व 4 वर्ष, 3 और 4, 3 व 4 वर्ष। 3 और 4 वर्ष की उम्र में क्या स्थिति बन पाती है? तो तीसरे और चौथे वर्ष में बालक कूदना या ट्राईसाइकिल चलाना ऐसे काम कर लेता है। खिलौनों का इस्तेमाल भी काफी पहले से कर रहा होता है। तो ये जो पूरा सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत, और कैसे प्रारंभिक जो उम्र बच्चे की होती है उस उम्र में विकास की क्रिया चलती है, वो हमने देखा 3 और 4 वर्ष तक। इसके बाद हम देखते हैं विकास का नेक्स्ट सिद्धांत। विकास का अगला सिद्धांत है या जो विकास की स्थिति है वो किस प्रकार की बनती है। तो अगले सिद्धांत में हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास की दर के बारे में।
वृद्धि एवं विकास की दर। तो वृद्धि एवं विकास की दर के संदर्भ में भी यह बात सार्वभौमिक है कि शैशव काल में जो दर है विकास की वो तीव्र होती है, बाल्यावस्था में कुछ मंद हो जाती है, किशोरावस्था के प्रारंभ में पुनः तीव्र हो जाती है और उसके बाद पुनः मंद हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि वृद्धि एवं विकास की दर के संदर्भ में क्या है। पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था विकास की दर कैसी होती है? तीव्र। फिर बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में विकास की दर कैसी होती है? मंद होती है। फिर बात करते हैं अपन पूर्व किशोरावस्था की। पूर्व किशोरावस्था में विकास की जो दर है वो पुनः तीव्र रहती है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं उत्तर किशोरावस्था की। वो विकास की दर पुनः जो है मंद हो जाती है। और ये स्थिति सबके साथ बनती है, तभी तो सिद्धांत माना जाता है कि वो सब पर लागू होता है। तो वृद्धि एवं विकास दर शैशवावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद होती है, किशोरावस्था में या उसके प्रारंभ में तीव्र और उसके बाद पुनः मंद हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3, तीसरा सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या है? विकास क्रम का सिद्धांत, तो देखिए विकास का एक क्रम होता है, अर्थात गामक व भाषा विकास का भी एक क्रम होता है। भाषा विकास में भी अपन बात करें तो पहले बालक क्या करता है? सुनेगा, सुनकर क्या करेगा? बोलेगा, तब पढ़ना सीखेगा, उसके बाद लिखना सीखेगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये अपन भाषा विकास की बात की। मतलब आशय ये है कि विकास का एक क्रम होता है, विकास क्रम से होता है। एक क्रिया पहले होती है, कोई दूसरी क्रिया निश्चित रूप से किसी भी बालक के साथ दूसरे क्रम पर ही होगी। जैसे हमने भाषा विकास की बात की तो सबसे पहले बालक सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। अर्थात ये बात सिद्ध है कि विकास का एक क्रम होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो चौथा सिद्धांत है परस्पर संबंध। क्या है ये परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो इसका आशय है कि बालक के विकास के सभी स्वरूप, कौन कौन से विकास होता है? शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, या सामाजिक विकास की अपन बात करें, या संवेगात्मक विकास की बात करें, ये सब क्या है? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखना है साथियों कि विकास के सभी स्वरूप, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, या फिर संवेगात्मक विकास हो, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी विकास के सभी स्वरूप, आपस में जुड़े होते हैं। विकास के सभी स्वरूप आपस में जुड़े होते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये था विकास का परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो साथियों विकास के निरंतर सिद्धांत से आशय है कि विकास अचानक नहीं होता, अचानक से विकास नहीं होता है, विकास निरंतर चलता है, अर्थात अविराम गति से होता है। तो विकास अचानक नहीं, विकास कैसा होता है? अविराम गति से चलता है, अविराम गति से, यानी कि लगातार चलता रहता है, होता रहता है। ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है।
तो ये होता है निरंतर विकास का सिद्धांत या विकास का निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत देखिए साथियों, एकीकरण सिद्धांत से आशय है बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों के, सबसे पहले क्या करता है, संपूर्ण अंगों को यानी पूरे शरीर को, फिर वो शरीर के अंगों के जो भाग होते हैं उनको चलाना सीखता है। मतलब जैसे पहले बालक हाथ हिलाएगा, फिर हाथ के जो पार्ट हैं उनको हिलाएगा। आशय यह है कि बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले हाथों को और फिर हाथों की उंगलियों को या फिर हाथ व उंगलियों को चलाना सीखता है। तो एकीकरण सिद्धांत में बात क्या है, सबसे पहले किसी पूरे अंग को चलाना, फिर अंग के भाग को चलाना, फिर अंग और अंग के भाग दोनों को एक साथ चलाना, इसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट है विकास चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। चक्राकार या वर्तुलाकार विकास कैसा होता है, चक्राकार या वर्तुलाकार होता है, अर्थात लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में वृद्धि होती है। यानी कि चौड़ाई में भी वृद्धि होती है और लंबाई में भी वृद्धि होती है। इसे कहते हैं विकास का चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो नेक्स्ट देखते हैं वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। क्या होता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया सिद्धांत? देखिए, बालक का विकास किसी एक का परिणाम न होकर दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी जो विकास होता है ऐसा नहीं कि वंशानुक्रम के कारण है, या सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो वातावरण के कारण विकास हुआ है। बालक का जो विकास होता है उसमें उसका जो वंशानुक्रम है, उसकी जो खानदानी विशेषताएं हैं, या उसका जो वातावरण है, सामाजिक और सांस्कृतिक या भौतिक वातावरण है, उसका मिला जुला जो परिणाम होता है वह विकास होता है। तो कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया सिद्धांत मतलब यह है कि जो विकास है उसका कारण वंशानुक्रम भी है और उसका कारण वातावरण भी है। तो ये होता है विकास का वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत अर्थात एक ही जो आयु वर्ग के जो बालक होते हैं या जो बालिकाएं होती हैं उनके शारीरिक, मानसिक, भाषा व संवेगात्मक विकास में भिन्नता पाई जाती है। मतलब बच्चों की भले एक ही उम्र है, भले ही एक ही उम्र के बच्चे हैं, लड़का लड़की कोई भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके विकास में अंतर हो सकता है। भले ही कोई 7 वर्ष का बालक है, 7 वर्ष का एक बालक की लंबाई ज़्यादा हो सकती है, दूसरे की कम हो सकती है। इसी प्रकार से मानसिक विकास एक का कम हो सकता है, दूसरे का ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसका भी एक सिद्धांत यही है कि चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं हो, किसी भी एक उम्र के बालकों के शारीरिक, मानसिक, भाषा
वह संवेगात्मक विकास में भिन्नता हो सकती है, पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यहां पर समान प्रतिमान से जो आशय है वो है बालक किसी का भी हो, विकास का पैटर्न एक जैसा होता है, यानी विकास की जो पद्धति है वो एक जैसी आशय है। विकास का पैटर्न या पद्धति सबके लिए समान, चाहे बालक अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे बालक पाकिस्तान या भारत का रहने वाला हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने का किसी भी हिस्से का बालक हो, चाहे अमीर का बालक हो, चाहे गरीब का बालक हो, सभी बालकों के विकास का जो पैटर्न है, मानव जाति का जो पैटर्न विकास के बालकों का विकास का जो बालकों का है वो समान होता है, यानी समान पैटर्न है, समान प्रतिमान है। ऐसा नहीं कि गरीब का बच्चा है जल्दी उसकी लंबाई बढ़ जाएगी या अमीर की जो है लंबाई जल्दी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी बच्चों का विकास समान पैटर्न या समान पद्धति से होता है। तो ये था समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, इसका मतलब है बालक पहले सामान्य तथा बाद में विशिष्ट क्रिया करता है। कोई बालक पहले सामान्य क्रिया करेगा और फिर बाद में विशिष्ट क्रिया करेगा या विशिष्ट क्रिया करना सीखता है। पहले सामान्य क्रिया और बाद में विशिष्ट क्रिया, ये होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो नेक्स्ट अपना सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, तो बालक के विकास को देख करके हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालक कितनी तीव्र गति से विकास कर रहा है, या शारीरिक विकास की उसकी स्थिति या मानसिक विकास की उसकी स्थिति कैसी है, सामूहिक विकास उसका कैसा है, इन सब चीज़ों को देख करके बालक के विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि अमुक बालक किस प्रकार से कितना आगे तक जाएगा, कितना विकास करेगा। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है किसके आधार पर? बालक के विकास को देखकर। ये थे कुछ विकास के या अभिवृद्धि के सिद्धांत जिनके आधार पर एक बच्चे का विकास होता है, चाहे बालक दुनिया के किसी भी कोने किसी भी हिस्से का रहने वाला हो, चाहे बालक अमीर और गरीब का हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, विकास के जो सिद्धांत हैं वो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारे सिद्धांत तो हो गए, अब विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। कहने का आशय यह है कि वे कौन कौन से कारक हैं जो बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें जो महत्वपूर्ण कारक है वो पोषण है, न्यूट्रिशन,
पोषण क्या, मतलब पोषण का स्तर क्या है, ठीक से खान पान उसका है कि नहीं। तो पोषण जो है विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद शुद्ध वायु और प्रकाश। भाई शुद्ध वायु में रह रहा होगा, ठीक से प्रकाश मिल पा रहा होगा, तो उसका विकास क्या है, अच्छा होगा, अन्यथा कमजोर विकास होगा। रोग एवं चोट, कोई बालक रोगी हो जाए या चोटिल हो जाए तो रोग के कारण या किसी चोट के कारण उसका विकास जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट, लिंग भेद। निश्चित रूप से लिंग भेद भी विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि बालकों का विकास अलग प्रकार से होता है और बालिकाओं का विकास अलग प्रकार से होता है। इसके बाद संस्कृति। तो विकास पर किसी संस्कृति का भी फर्क पड़ता है और संस्कृति भी विकास को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद बालक की परिवार में स्थिति। परिवार में स्थिति से आशय है कि बालक छोटा है कि बड़ा है, कितने बच्चे हैं। भाई पहला बालक होगा, बड़ा बालक होगा, उसकी अच्छी देखरेख होगी, तो कहीं ना कहीं परिवार की जो स्थिति है, बालक की परिवार में क्या पोजीशन है, उस स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। साथ में हम बुद्धि की बात करें, बुद्धि भी विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। भाई जिसके पास बुद्धि होगी वो ठीक प्रकार से अपना देखभाल कर पाएगा, अपने कार्यों कर पाएगा, तो उसका ठीक से विकास होगा। तो ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारकों की हमने चर्चा की थी, और ये चीजें हैं जो बाल विकास को या बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। अब हम एक बच्चे के विकास को प्रभावित करने कारकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनमें जो जैविक कारक हैं, हम जैविक कारकों को देखते हैं। जैविक कारक देखते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो जैविक कारक हैं वो कौन कौन से हैं। जैविक कारकों में पहला है शारीरिक रचना। शारीरिक रचना भी एक बच्चे के विकास को प्रभावित करती है कि उसके शारीरिक रचना है या बनावट है वो किस प्रकार की है। दूसरा कारक है जैविक में अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के इंटरनल जो ग्लैंड्स होते हैं, उनसे बहुत प्रकार के हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर बात करें तो जिसमें अपन देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि, ये भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। जो गले में होती है ना गल ग्रंथि, इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, एड्रिनल, या इसे उपवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, यह भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। तो यह भी हमारे विकास को या बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। जनन ग्रंथियां भी बाल विकास को प्रभावित करती हैं। और स्नायु मंडल, जो उसका नर्वस सिस्टम या जो तंत्रिका तंत्र होता है, वह भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। और बुद्धि भी जैविक कारक में आती है, क्योंकि बुद्धि जो है वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। तो ये हम जैविक कारक पढ़ रहे थे। जैविक कारक में शारीरिक रचना विकास को प्रभावित करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करती है।
तो जैविक कारकों में दो कारक महत्वपूर्ण है, शारीरिक रचना और अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये जो ग्रंथियां हैं वो हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वातावरणीय कारक। वातावरण संबंधी जो कारक होते हैं उसमें सबसे पहले भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण भी कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करता है। अगर मैदानी क्षेत्र है तो निश्चित रूप से लंबाई में वृद्धि होती है, पहाड़ी क्षेत्र है तो लंबाई कम रह जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भौतिक वातावरण है उसका भी विकास में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही जो पारिवारिक वातावरण होता है, परिवार के वातावरण का भी विकास पर असर पड़ता है। और पारिवारिक वातावरण जो है ये भी वातावरणीय कारक है जो कि बालक के विकास को प्रभावित करता है। ऐसे ही सामाजिक वातावरण की अपन बात करें, सामाजिक वातावरण से बालक प्रभावित होता है। ठीक इसी प्रकार से सांस्कृतिक वातावरण से भी बालक प्रभावित होता है। किस प्रकार की संस्कृति समाज में पल बढ़ रहा है, इसका भी प्रभाव एक विकास पर, एक बच्चे के विकास पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक वातावरण है, उसको नकारात्मकता देने वाला वातावरण है या सकारात्मक देने वाला वातावरण है, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं या उसका मनोबल गिरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसका भी एक बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन मनोवैज्ञानिक वातावरण की बात करें तो प्रारंभिक जो आवश्यकताएं बच्चे की होती हैं, कौन सी आवश्यकताएं? प्रारंभिक। छोटा बच्चा होता है, उसे शुरू में क्या चाहिए? उसे शुरू में चाहिए प्रेम, स्नेह और सहानुभूति। तो प्रारंभिक आवश्यकताएं क्या है? प्रेम, स्नेह, सहानुभूति। अगर बच्चे की प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, उसे प्रेम नहीं मिलेगा, उसे स्नेह नहीं मिलेगा, उसे सहानुभूति नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उसका वातावरण प्रभावित होगा। अगर बालक को, छोटे बालक को प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सहानुभूति मिल रही है, तो उसका ठीक से विकास होगा। तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक आवश्यकताएं जो बच्चे की होती हैं उनकी ठीक से पूर्ति की जाए, क्योंकि उनका विकास में एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं मानसिक आघात की। मानसिक आघात से आशय है कि कोई चोट लग जाए, कोई बात हो जाए, अंग भंग हो जाए, मस्तिष्क में किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो मानसिक आघात है वह भी एक बालक के विकास को प्रभावित करता है। साथ ही निर्देशन और परामर्श ठीक से मिल जाए या ना मिल पाए, निर्देशन व परामर्श की भी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी उचित निर्देशन, उचित गाइडेंस और सलाह मिल जाए तो बालक का ठीक से विकास हो सकता है। तो ये सब वातावरणीय कारक हमने पढ़े। इसके बाद तीसरा कारक और भी है जो एक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, जिसे हम जानते हैं जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव। तो तीसरा जो कारक है वह है जनसंचार के माध्यम। निश्चित रूप से जो जनसंचार के साधन होते हैं या जनसंचार के माध्यम होते हैं, जैसे कि समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, रेडियो है, सिनेमा है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, आजकल सोशल मीडिया है, तो जो भी जनसंचार के माध्यम हैं कहीं ना कहीं वो भी या उनका भी एक बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर के जैविक, वातावरणीय और जनसंचार के माध्यमों का सम्मिलित रूप से जो प्रभाव है इन कारकों का एक बालक के विकास पर पड़ता है।
तो आज की वीडियो में हमने विकास के जो विभिन्न सिद्धांत हैं जो दुनिया भर के बच्चों पर लागू होते हैं, साथ ही विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो भी दुनिया भर के बच्चों पर लागू होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए साथियों, कल का हमारा टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हम जो मनोविज्ञान में जो या बाल विकास शिक्षा शास्त्र में जो पार्ट या जो भाग पढ़ रहे हैं वो मुख्य विषय का पार्ट है, बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाल विकास का परिचय हो चुका, सिद्धांत हो चुके, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। तो कल का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे आपको इग्नोर नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए तथा बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अधिकतम लोगों को इस वीडियो का, हमारे जो वीडियोज डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, उनका लाभ मिल सके।